नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश की सरजमी से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे संघर्षशील व्यक्तित्व। वैसे वो वाबस्ता कांग्रेस से हैं, कांग्रेस की तरफ से राजनीति करते हैं और आम जनता की आवाज़ बुलंद करते हैं। मध्य प्रदेश की इसी सरजमी पे मध्य प्रदेश की आवाज़ के लिए, मध्य प्रदेश की आवाम के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए हम सब ने उन्हें संघर्ष करते हुए देखा है। और उस संघर्ष में से हमेशा एक बात निकली है कि ताकते रफ्तार तावा आज बाना है मुझे, मुश्किलाते राह पर बस चलते जाना है मुझे, आगे बढ़ना है मुझे, बढ़ते ही जाना है मुझे। तो ऐसी ही शख्सियत जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अभी राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है और महाराष्ट्र का प्रभारी नियुक्त किया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा और ऊर्जावान नेता, वर्तमान राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी महाराष्ट्र कांग्रेस कुणाल चौधरी हमारे साथ हैं। कुणाल जी, आपका IND24 में बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुणाल जी, एक मैंने कहावत सुनी थी कि जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, और यहाँ हार के भी जो है वो जीत जैसा जुनून जिसके चेहरे पर हो उसे मैं क्या जादूगर कहूँ। मतलब निश्चित रूप से इस बार आप अपनी सीट हारे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी, लेकिन कांग्रेस का जज्बा नहीं हारा। कांग्रेस को इस बार एक सपोर्ट सिस्टम मिला जनता की तरफ से, कांग्रेस की आवाज़ को एक बुलंदी मिली और अब आपको उसी बुलंदी के तहत ये नई जिम्मेदारियां मिली। एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ना तो मैं कोई बाजीगर हूँ ना जादूगर हूँ। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ एक, और कांग्रेस में ये संभव है कि एक सामान्य परिवार का जो किसान परिवेश से आता हो और जिसको बहुत छोटे से गांव से निकल के राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पे चांस मिल सकता है। और ये एक कहावत आपने ये भी सुनी होगी कि पारखी कोई नज़र हो सकती है कि हीरे की परख जौहरी या बादशाह को हो सकती है। तो जिस तरह से हमारे देश में नेता माननीय राहुल गांधी जी जो इस देश को समझते हैं, मतलब पहली बार आपने देखा होगा कि कोई नेता हिंदुस्तान को सुनता है। आज तक नेता देखेंगे जो अपनी बात को करता है, मन की बात को करता है, इधर उधर की बात को, पर राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, वहाँ से पूरे मणिपुर से लेके मुंबई तक चलते हैं और पूरे देश के मूल मुद्दों को समझते हुए शोषित वंचितों को साथ लेते हैं और जो बात करते हैं जातिगत जनगणना की और लोगों को कैसे इस देश का एक्सरे करा जाए, और यही काम वो इस मध्य प्रदेश और देश के अंदर संगठन में भी करते हैं। वो अपना एक्सरे रखते हैं, लोगों के काम के मापदंड करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय राहुल गांधी जी का और खासतौर पर खड़गे साहब का, सोनिया जी का और सभी वरिष्ठ नेता प्रियंका जी का और हमारे संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल जी का और जो तेंजिथला जी जिनके नेतृत्व में मुझे महाराष्ट्र में काम करने को मिलेगा कि इन्होंने आज मुझे बड़ा दायित्व, क्योंकि ये एक पद के साथ एक बड़े दायित्व की भी है कि आपको जब लोग दायित्व देते हैं तो आपको उसके अंदर बेहतर रूप से काम भी करना है। कोशिश करूंगा कि वहां की मूल मुद्दों को, क्योंकि मध्य प्रदेश भी किसानों का प्रदेश है और महाराष्ट्र भी किसानों का प्रदेश है, यहाँ पे जिन मुद्दों को उठाया करते थे उन मुद्दों को उठा के पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। महाराष्ट्र किसानों का प्रदेश है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्म भूमि है, मध्य प्रदेश उनकी जन्मभूमि है। अब आपकी कर्मभूमि महाराष्ट्र है, जन्मभूमि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी कर्मभूमि है। बात बाबा साहब के संविधान की है, संविधान की रक्षा की है। महाराष्ट्र में इलेक्शन भी हैं, जवाबदेही बड़ी है और एक तरह से जो पिछले लोकसभा चुनावों में जो कांग्रेस को रिस्पांस मिला, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ठीक है, काट की हांडी चढ़ गई एक बार। आपने कहा लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, तो लोग उस भय में आ गए, लेकिन अब आएंगे नहीं। मतलब ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो हर जगह सरकारें खरीदती क्यों है? खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में क्यों आती है?
क्यों लोकतंत्र का कत्ल करने का काम करती है? अगर भारतीय जनता पार्टी को फेयर इलेक्शन लड़े, फेयर इलेक्शन के ऊपर बात करे और फेयर तरीके से काम करने का काम करे, पर भारतीय जनता पार्टी रोज क्या करती है? कभी नए सगुफे छोड़ने का काम करती है, कभी खरीदने का काम करती है। क्यों नहीं खतरे में? इस देश के संविधान को खत्म करने का काम, इस देश के जो मौलिक अधिकार, इस देश के शोषित वंचित, आप देखेंगे रोज, चाहे इस मध्य प्रदेश को देखो या देश के अंदर देखो, कि जो शोषित वंचित वर्ग है उसके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मध्यम वर्ग महंगाई से त्रस्त, जिस मूल मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में आई है, 10 साल सत्ता के हो गए, उन्होंने उसका रिपोर्ट कार्ड क्या करा कि हमने क्या कहा था, क्या करने का काम किया, किस काले धन की बात करी थी, किस अच्छे धन की बात करी थी, किस महंगाई को कम कर। राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो हिंदुस्तान के मूल मुद्दों को, हर वर्ग की आवाज को बनने का काम करते हैं, पहला नेता है जो कहीं ना कहीं लोगों को सुनने का काम करते हैं। और जब से एलओपी बने, पूरी ताकत के साथ देश की जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, उनके दर्द को उठाने का काम कर रहे हैं, और ताकत से जिस तरीके से लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई इस देश के उस संविधान की है कि आपने क्या करा। महाराष्ट्र के अंदर ईडी, सीबीआई, जो आपके, मुझे लगता है ये पहले क्या होते थे, कहीं ना कहीं एजेंसियां होती थी, आज की तारीख में ये ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के रूप में काम करती है। हेमंत शर्मा जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो इनके ऊपर ईडी की रेड और सबसे बड़े भ्रष्ट हुआ करते थे, और वहां जाते ये सबसे साफ हो गए। इनके वॉशिंग मशीन है कि धोबी घाट है, अब तो वॉशिंग मशीन भी नहीं बचेगा, धोबी घाट बचा। यही महाराष्ट्र के अंदर हुआ, जो अजीत पवार जिनके ऊपर 48,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं, और जैसे ही वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो उनसे वो केस खत्म हो जाता है। तो किस तरह की बात करें, इस देश के संविधान को कत्ल करने के लिए जो एक आर्थिक तंत्र के साथ एक नया, और आप इसी का नतीजा देखेंगे कि आर्थिक तंत्र आता क्या है, वही पुल जो रोज गिर रहे हैं, जिनके अंदर भ्रष्टाचार है। बनते हुए पुलों के अंदर आप देखते हैं रोडें आपको दिखती नहीं है, जो मूल रूप से महंगाई खत्म होना चाहिए वो दिखती नहीं, और आप इस जनता की गाड़ी कमाई को लूट के सिर्फ विधायक खरीदी में लगाते हो, इस देश के अंदर सत्ता को खरीदने का काम करते हैं। एक आपने गठबंधन बनाया, नाम रखा इंडिया, लेकिन क्या किया? क्योंकि ये कहते हैं कि भाई वो सारे आपस में जिनका विरोध है, वो बाढ़ आती है तो सब एक पेड़ पर आ जाते हैं, ये इंडिया गठबंधन कुछ वैसा ही है। देखिए सही है, कैसा है कि अगर बाढ़ आएगी, जब सब पे खतरा आएगा तो सब एक साथ एक पेड़ पे भी बैठेंगे। इस देश के संविधान पे खतरा है, और इस देश के संविधान के लिए कोई भी दल, सर विचार सिर्फ एक विचार है कि ये देश संवैधानिक अधिकारों से चलेगा। जिन आजादी के दीवानों ने अपनी जानें दी, लाठियां खाई, जेल गए, महात्मा गांधी जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन को देने का काम कर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन विचारों को बचाने के लिए चाहे एक पेड़ पे आना पड़े, एक आसमान से कूद लगाना पड़े, सब करने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश संवैधानिक अधिकारों से चला। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, जो शोषित वंचित हर वर्ग को अधिकार, आप देख नहीं रहे, रोज अत्याचार, रोज अनाचार, रोज घृणा और नफरत की बात। ये मूल मुद्दों पे जिस दिन जब तक बात नहीं करेंगे, चाहे कोई भी दल हो, एक साथ खड़ा होगा, किसी भी विचार का हो, पर सीधी बात है, संविधान के लिए हम सब एकत्रित हैं, इस देश को बचाने के लिए एक है। कांग्रेस का हिंदुत्व वो कहते हैं दिखावा है, आप मतलब इलेक्शन टाइम का, मतलब एक टाइम पीरियड का हिंदुत्व है आपका। देखिए अब ये रोज इसी तरह की बात है, मूल मुद्दों पे कब बीजेपी, आप सत्ता में हो, ये बताओ आपने करा क्या है, ये इनका हिंदुत्व, इनका, मेरे को लगता है इनको ये समझ ही नहीं है इनके लिए धर्म क्या है। कांग्रेस के लिए धर्म आस्था विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ राजनीति है कि धर्म इनको, मतलब इनके लिए भगवान राम भगवान है, या कहीं ना कहीं कभी भगवान राम को ले आते हैं, कभी उनके विचारों की बात करते हैं। भगवान राम को समझे तो उनके विचार को तो समझे। क्या राम भगवान के एक चरित्र में मुझे बता दे जिसमें घृणा का भाव हो? मैंने तो सबरी के झूठे बेर के अंदर राम को देखा, सबरी की कोटी के अंदर शोषित दलित पीड़ितों को, उसमें आपने केवट की नाव में राम को देखा। राम ने तो कभी रावण से भी नफरत नहीं करी। मतलब उस दौर में क्या लड़ाई जातियों की थी? रावण क्या थे? प्रकांड, पंडित, विद्वान, इतने बड़े ऋषि की संतान, पर मानवता के लिए कलंक थे, तो उसके खिलाफ भगवान राम खड़े। तो भगवान कृष्ण की बात करें, उनका क्या संदेश था? वो कृष्ण बनने के लिए 99 गाली, जो पहले गाली पे सर काटने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति 99 गालियों तक का संयम रखने का काम। द्वारका जैसा वैभव हो के सुदामा से मित्रता रखना। तो आप राम को समझो, राम के सबसे बड़े गेस्ट कौन थे जब राम का वो हुआ? तो केवट राज ही थे ना, केवटी थे ना। आप समझिए कि वो शोषित, वंचित और
पीड़ित वर्ग के साथ खड़े होते थे। राम कभी राम सुग्रीव के साथ खड़े हुए, बाली के साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि जिस पे अत्याचार होगा उसके पर ये रोज शोषित, वंचितों, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनके ऊपर जितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये उस भाव को समझिए। क्योंकि राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते, रामायण को तो मानते हैं पर रामायण में जो भाव लिखा है कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता, इस भाव को नहीं समझते। ये सिर्फ नफरत इनको आती है क्योंकि गोडसे की विचारधारा के लोग हैं और इन्हें कहीं ना कहीं सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं आता। जी, अब राहुल गांधी जी की सुई भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जातिगत जनगणना पे अटकी और वो बिल्कुल जीत के लिए अब देश को बांटने की बात कर रहे हैं। ये स्पष्ट करे ना बीजेपी कि आप जातिगत जनगणना नहीं चाहते, क्या दिक्कत है? क्या इस देश के अंदर किसका क्या व्यवस्था है, किसको क्या अधिकार है, किसका क्या? देश के एक्सरे में दिक्कत क्या? आप बीमारी का अगर इलाज कराने जाते हो तो आप शरीर का एक्सरे नहीं कराते हो क्या? आपकी हालत क्या है? चंद चुनिंदा लोग उद्योगपति देश के अंदर 1600 करोड़, 1000 करोड़ एक एक दिन के अंदर कमा रहे हैं, 6-6 करोड़ रुपए घंटे के कमा रहे हैं, 100 करोड़, और एक आदमी 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा। आप किस उस व्यवस्था को देखने का काम कर रहे हैं कि इनको स्पष्ट करें, देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट करें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं तो स्पष्ट करें। ये इधर उधर की बातें छोरी छुपे के हम ये करें, हम स्पष्ट है कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होना चाहिए। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। देखिए, आप ओपीएस की बात कर रहे थे, सरकार एनपीएस की बात कर रही थी, फिर ओपीएस एनपीएस के बीच में यूपीएस आ गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हाँ, तो वो मतलब आपकी पूरी नहीं मानते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं मानते, मानते हैं, सुधार करते हैं। मानना पड़ेगा, सब ठीक करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी जो है वो इस देश के मूल मुद्दों को नहीं छोड़ेंगे, कुछ कर ले, सब मानना पड़ेगा। इनको सब चीजों पे उल्टा करेंगे तो वापस ट्यूटर ले। आज कर्मचारियों से पूछ ले कि उनको यूपीएस चाहिए कि ओपीएस चाहिए, वो जो तय कर दे उसको आप लागू कर दो। अरे इस देश के मूल चीजों को समझ के इस देश के संविधान में अधिकार रखे गए थे। कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार, किसानों की हालत देख लो तो बहुत कह गए कि लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे, लागत तो तिगनी कर दी और कीमतें आधी कर दी। हर बात सिर्फ झूठ और धोखा। तो फिर ये क्लीन स्वीप कैसे हो जाता है? आपका सूपड़ा साफ हो जाता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अगर 40% को आप सुपड़ा साफ कहोगे 40.5% वोटर को, तो मुझे लगता है ये प्रदेश के वोटर सीटों का भी कुछ कमियां रह सकती है। अगर आप क्लीन स्वीप इसे कह दोगे 40.5% वोट इस बार भी मिले, लोकसभा में भी 35% के अराउंड वोट मिले, इससे पिछली बार भी 40%, मतलब जनता वोट दे रही है। थोड़ा बहुत ये खरीद फरोख्त तो डर धमकाना ये करना सब करने के बाद अगर ये लोकतंत्र में दोनों चीजों का महत्व है। अगर क्लीन स्वीप देती तो जनता इन्हें 80% वोट देती, जो कभी नहीं दे रही है। जो 400 से पार कर रहे थे 240 के ऊपर जनता ने लाके पटक दिया, वो भी इन्हें कैसे जीती है, कैसे क्या क्या करा है, इनको मालूम है कि कितना जनता का करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कैसे ईवीएम के अंदर सेटिंग करके किस तरह की स्थितियों के साथ करा, ये जनता सब जानती। नहीं, लेकिन अभी ऐसा, चलो ठीक है, जनता आपको वोट दे रही है, लेकिन आपके लोग ही आपके साथ खड़े नहीं हो रहे। एक बड़ा सिलसिला रामनिवास रावत, सुरेश पचौरी जी जैसे दिग्गज नेता चुनाव के टाइम पे चले गए। पहले तो चलो आपने कहा कि बिक गए, उस समय पे तो उनको टिकट भी मिले, उनको पद भी मिले, लेकिन अब क्यों जा रहे हैं? देखिए, जिसको जाना है वो अपनी जगह जा सकता है, जिसको नहीं लड़ना वो अपनी जगह, वो उनसे पूछो कि क्यों जा रहे हैं, किस लिए गए। पूछा था तो, बताया, पूछा था तो वो किस लिए गए? रावत जी कह रहे थे कि घुटन हो रही, राजनीति की दिशा ठीक है, उनको घुटन हो रही थी तो वहां जाके मंत्री बनके घुटन खत्म हो गई। मंत्री बनने के लालच में गए ना, कि किस लिए गए, क्या लालच था? क्या इस मध्य प्रदेश के पीड़ित शोषितों का लालच था? क्या वंचितों का लालच था? वो आदिवासी वर्ग जो उनके यहाँ पे है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उनके लिए गए? किसी उसके लिए गए? किस बात के लिए गए? बस हमें मंत्री, बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार नहीं थी, हम मंत्री नहीं बना सकते, तो अगर इसके लिए जाना है तो बेहतर है चले गए। जी, ये तो जीतू पटवारी जी भी कह रहे हैं कि जो चले गए तो बेहतर है, और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जीतू पटवारी जी मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास के पहले ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बीजेपी कहती है, झूठी बोलती है। मैं देखता था कि नरोत्तम जी को बनाया ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष, इतने मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि सदन में देखता था वाकपटुता में तेज, सदन को अपने हिसाब से रखना, पर
खरीद फरोख्त करने के भी बहुत तेज आदमी थे कि मतलब जब सरकार गिराना हो तो मनेसर में लड़ाई लड़ रहे हैं और जैसा लगता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पर पोस्टर फटता था तो वापस शिवराज जी निकल आते थे। फिर उनके साथ जैसे तैसे चुनाव हार गए तो 1 नंबर 2 नंबर के इतने खास आदमी थे कि मुझे लगता था कि ये तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बन ही आएंगे, तो वो भी नहीं बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया। और मंत्री किसको बनाया? रामनिवास जी। रामनिवास जी ने हमेशा बहुत अच्छा बीजेपी के लिए कहा है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं, किसको मंत्री बना रहे हैं, किसको क्या बनाना चाहिए? एक कार्यकर्ता के नाते, मैं भी एक दल का कार्यकर्ता हूं, मुझे आज मेरी पार्टी ने दिया, अगर बीजेपी से आए हुए नेता को देते तो मुझे दर्द होता। एक बात बताइए कि जैसे कमलनाथ जी के साथ भी तो वही किया। कमलनाथ जी जैसा बड़ा नेता, उनका जो निर्वासन हुआ भाई, उनकी ससम्मान विदाई होनी चाहिए थी। कहाँ विदाई हुई? कमलनाथ जी हमारे नेता है और किसने कहा विदाई? कमलनाथ जी खुद कह के गए आपके सामने, कौन सी कांग्रेस पार्टी का नेता है हमारे, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़े, पिछला चुनाव लड़ा, उससे पिछला चुनाव लड़ा, हमारे मुख्यमंत्री पीसीसी जी, हमारे पास जितना अच्छा था सब कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति, तो उन्हीं से आप पूछो और इनसे जरूर दबे जवान पूछ लेना कि जो बीजेपी के लिए दिन रात लड़ते थे सदन के अंदर, उनको घर कर दिया और इनको ले जाके 1 दिन में मंत्री बना देते हैं। क्या है ऐसा, क्या मतलब ऐसी क्या बात है कि इनको ले जाके मंत्री अपनों को डांटे और दूसरों को बांटे? गैरों पे अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर वाला गाना आपको बड़ा अच्छे से जस्टिफाई हुआ भारतीय जनता पार्टी से। खैर, चुनौती आपके सामने ज्यादा है। चुनौती अभी भी ये है कि आपके ऊपर ये तमगा लगा है कि आप देश के बहुसंख्यक वर्ग के विरोधी हैं। ये सिर्फ झूठ। हम इस देश के संवैधानिक अधिकारों के साथ है, इस देश के हर उस वर्ग के साथ खड़े हैं जिसके ऊपर अत्याचार होता है, और इस देश के अंदर हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार। तो तुष्टीकरण क्यों करना? कौन कर रहा है? रोज हिंदू मुस्लिम बीजेपी। हम तो कह रहे हैं कि चुनौती बीजेपी के सामने। 2 करोड़ रोजगार का बोला था दे दे, 15 लाख का बोला था उसका दे दे, 450 गैस की टंकी। अभी मध्य प्रदेश में 2700 रुपए कुंटल गेहूं का बोला था उसको दे दे, 3100 रुपए कुंटल धान का। हम तो रोज आंदोलन इसी पे करते हैं। हमने कोई हिंदू मुस्लिम पे आंदोलन करे, ये रोज हिंदू मुस्लिम के ऊपर करने का काम करते। रोज नहीं गए वहां, अयोध्या नहीं गए आप लोग? अयोध्या ये तय करेंगे। शंकराचार्य जी नहीं गए तो एक शंकराचार्य जी को गाली देने लगे। मतलब मैं सनातनी परंपराओं में सबसे बड़ा शंकराचार्य जी को मानता हूं। शंकराचार्य जी तय करेंगे। आप हो सकता है आपका विचार अपना हो सकता है। हम किस घर के अंदर, जब आप आपके भी घर में जाते हो तो आप क्या घर थोड़ी सी दीवार बना के रहने लग जाते हो क्या? उसका उद्घाटन कर देते हो? मतलब आपके राजनीतिक सुख के लिए कि आपने भैया आधा घर बनाया और कर दिया। भगवान को आपने जिस तरीके से वहां भ्रष्टाचार, वहां की रोडें, वहां की हालत, वहां की सेना की जमीन किसको बेच दी, जब भी तो अयोध्या की जनता ने जवाब दिया। क्या करा आपने? मतलब राजनीति के लिए। राम हमारे लिए आराध्य हैं। शंकराचार्य जी ने जो कहा कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से मंदिर नहीं होता, जब तक, उसके बाद जाएंगे और ये तय करेंगे हमें कहां जाना है कहां नहीं जाना है। मतलब राम, हम कणकण शंकर कणकण राम वाले, मैंने क्या कहा कि राम तो केवट की नाव में भी पाए जाते हैं। तो ये शबरी की कुटी, ये राम को समझे तो सही, ये राम को महलों में ही ढूंढने का काम करते। राम तो महलों के थे ही नहीं। आप क्या देश के जो उद्योगपति हैं उनका विरोध, मतलब देश में किसी को बड़ा उद्योगपति होना क्या अपराध है क्या? ये देख लिया है कि अपन ने, अडानी जी ने क्या किया है कि वो कितनी शेल कंपनियों के माध्यम से, आप जिन चीजों को उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना चाहिए, उसकी जो चीफ है वो उनके साथ मिलके जनता का एक दिन के अंदर 80 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कितना? 80 लाख करोड़। कितने परिवारों ने अपने आत्महत्या कर ली है, ये मीडिया ने छुपा रखा, ये देश की सत्ता ने छुपा रखा। किस तरह की स्थितियों के अंदर है। 25,000 लोग अभी अंबानी जी की कंपनी से निकल गए। ये कितना बड़ा बेरोजगारी का सेटबैक है। आप कर क्या रहे हो? फर्जी गुबार बनाने का काम करते हो, फर्जी तरीके से बनाने का काम करते हो, फर्जी अथॉरिटीज देते हो, फर्जी रूप से चलाने का काम करते हो। ये देश किसके पास क्या है? वो गरीब 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहा है। आज आपने 380 रुपए गैस की टंकी थी तब डायन कहते थे, अब 1000 हो गई तो उसे विकास कहते हो। जो डीजल 45 था, 65 रुपए पेट्रोल था, तब आप उसे डायन कहते थे, और आज 100 के पार हो गया, आप विकास कहने का काम करो। मेरी सोयाबीन 1000 की लागत
के ऊपर 4,500 रुपए क्विंटल बिकती थी और तेल 40 रुपए लीटर मिलता था सोयाबीन का। आज मेरी लागत 3,500-4 हजार हो गई और 3,500-4 हजार में मेरी सोयाबीन बिक रही है और उसका तेल की कीमत 150 रुपए कर दी। आप कर क्या रहे हो? मतलब कैसे गरीब आदमी घर चलाएगा, कैसे अपने परिवार को पालन करेगा? तो वोट क्यों मिल रहा है? वोट क्यों मिल रहा है? ये जो नफरत फैलाने का काम करे, इसीलिए तो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं मूल मुद्दों पे। जिस दिन राजनीति, और हम तो बिल्कुल ताकत से लगे। अच्छा, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, आपको क्या लगता है इस बार? महाराष्ट्र में तो शिवसेना भी दो फाड़ हो गई है, शिवसेना भी आपके साथ है। शिवसेना का जनता इसका जवाब देगी कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे हरियाणा है। बिल्कुल, हरियाणा में भी जनता ने जवाब दिया, महाराष्ट्र में भी देगी, जम्मू कश्मीर में भी देगी और झारखंड में भी देगी। जो खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकारों को गिराने और करने का काम करा ना, जनता इसका जवाब देगी। नहीं, लेकिन एक गंभीर आरोप है आपके ऊपर और राहुल जी के ऊपर कि आप विदेशी मंचों पर जाके और देश के खिलाफ बातें करते हो कि मदद करिए देश की, लोग हमारी संविधान। देखिए, इस देश के संवैधानिक चीजों के लिए बात करना गलत है। और देश के प्रधानमंत्री जाके कहते हैं विदेशों में कि 2014 से पहले जो पैदा हुए हैं उनके लिए शापित मध्य प्रदेश था। इनकी सांसद किसानों को मतलब बलात्कारी कहती है। चिट्ठी लिख के बता तो दिया कि वो उनका व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत है, पार्टी सहमति नहीं रखती। मतलब नहीं, सांसद पे कर दिया, प्रधानमंत्री पे तो नहीं करा। पार्टी पे ने करा। प्रधानमंत्री जी खुद क्या है विदेश में जाके कि 2014 से पहले शर्म आती थी कि हम किस देश के अंदर पैदा हो गए। प्रधानमंत्री क्या ऑफिशियल वक्तव्य है देश के बाहर जाके? क्या बात करो। अब इस देश के संवैधानिक, हम इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए जाने दी है। आजादी की लड़ाई में अपने लोगों को खोया है, जेलों के अंदर रहे, और उसके बाद जब आजादी के बाद उन्नति तरक्की करी और जब फिर आतंकवादियों ने देखा तो इंदिरा गांधी ने 32 गोलियां अपनी छाती पे खाई। राजीव गांधी जी ने अपने शरीर के चिथड़े उड़वा लिए। इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा पाए, वो जलता मणिपुर, वो नग्न तस्वीरें हमारी परिवार की बहनों की देख के कौंध जाता है, पर इस देश के प्रधानमंत्री का दिल नहीं जला कि ऐसे यही आप घृणा फैला रहे हो जहां पे आपने धीरे धीरे समुदायों के अंदर आप ये नफरत फैलाने लग गए। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि कांग्रेस जो मुक्त भारत की बात करते थे, क्या आपको लगता है कि देश की जनता, आप जिन बातों पे इतना व्यग्र और उग्र हो रहे हैं, देश की जनता कांग्रेस के हाथ के साथ हाथ मिलाएगी? मैं व्यग्र और उग्र नहीं, दुखी हूं कि जिस तरह की हालात देश की देखी, जिस तरह की तस्वीरें देश ने देखी, तो दुखी हूं। बाकी तो कोई बात नहीं है। जो जनता और ये जो इनकी सोच है, कोई भी विचार, ये हिंदुस्तान है, गुलिस्ता है, अलग अलग रंगों का गुलिस्ता है। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा, कि ये नहीं कहते कि फला मुक्त भारत हो जाएगा। इस देश में हर तरह के विचारों की जरूरत है और ये गुलिस्ता इस हिंदुस्तान को जो एक रंगा करने की कोशिश है, एक रंगा हिंदुस्तान नहीं चल सकता। ये तमिल, तेलुगु, मलयालम भी आएंगे, यहाँ कई भाषाएं, कई जातियां, कई संप्रदाय, कई मान्यताएं, हर चीज है। इस देश की खूबी यह है कि अलग अलग मोतियों से बनी एक माला है और एक रूप में संविधान ने पिरोई हुई है। ये देश संवैधानिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों से चलेगा और कुछ कोशिश कर ले, किसी मुक्त कुछ भी नहीं होगा। ये देश की जनता इसका जवाब देगी। तो कभी जीत होगी, कभी हार होगी, इस चर्चा का सार यही है। जितनी घाटी उतनी चोटी, पर्वत का विस्तार यही है। लोकतंत्र का सार यही है कि हार जीत होती रहती है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना ही राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य होना चाहिए। और कांग्रेस का कर्तव्य जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। कांग्रेस इस देश की संवैधानिक परंपराओं की, लोकतंत्र के मूल्यों की पैरोकार है और उसके लिए वो किसी भी प्रकार के नुकसान को सह लेगी, लेकिन सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, तत्क्षण लाभ के लिए लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। तो कुणाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए दायित्व के लिए। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को।